नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राजधानी एक्सप्रेस खबरों का वक्त हो चला है तो हरिद्वार से खबर, जहां हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। नवोदय नगर में मदरसे की प्रशासनिक जांच की गई। पुलिस फोर्स और अधिकारियों ने मोर्चा इस दौरान संभाला तो स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। हरिद्वार में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम इस वक्त जारी है और आज नवोदय नगर स्थित एक मदरसे पर तहसीलदार प्रियंका रानी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की अगुवाई में टीम पहुंची, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तो वहीं प्रशासनिक टीम ने मदरसे की गहन जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं इस कार्यवाही में क्षेत्र में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड में अवैध मदरसों में फंडिंग की अब जांच होनी है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल जिला स्तर की कमेटी अब इस मामले को लेकर के जांच करेगी। उत्तराखंड में अब तक 136 मदरसे सील किए जा चुके हैं। प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित है। तो उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद से अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। फंडिंग का पता लगने के बाद से इस पर लीगल एक्शन भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के निर्देश जारी किए। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते एक महीने से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं कर रहा? जांच के बाद ये साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, विदेशी फंडिंग की जा रही है। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापरक शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से ज्यादा मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
वहीं देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया है। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो सेकंड फ्लोर पूर्व में भी हाँ, पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। कितना पोर्शन सील हुआ है? ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया। एक और जहां धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच कराने की भी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई है। बैठक में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम है उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.vamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। किस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कौन कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अब आपको देखिए अलग अलग 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त मदरसों पर एक्शन लिया गया है। दरअसल 136 मदरसे जो सील हुए हैं, ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें। देहरादून की आप तस्वीर देख रहे हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार और विकास नगर की तस्वीरें हैं जहां पर इन मदरसों को इस वक्त सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे और इसी आधार पर इन मदरसों को इस वक्त सील किया जा रहा है। साथ ही साथ विदेशी फंडिंग को लेकर भी जो इनपुट्स मिले थे उसकी जाँच की जा रही है। तो देखिए अवैध मदरसों को लेकर के जो जानकारी सामने आई और इस पर एक्शन जिस तरह देखने को मिला है, अवैध मदरसे और अतिक्रमण पर कार्रवाई अभी भी जारी है। यानी कि कई ऐसे मदरसे जो बताए जा रहे हैं अवैध तरीके से यहां पर चल रहे थे, इलीगल तरीके से चलाए जा रहे थे, उन पर एक्शन हो रहा है। प्रशासन ने अब तक कुल 136 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। 500 से ज्यादा मदरसे प्रशासन ने इस वक्त चिन्हित भी कर लिए हैं। प्रदेश में इस वक्त 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे। अवैध मदरसा संचालकों में इस वक्त हड़कंप की खबर है। पंजीकरण न कराने पर मदरसे सील किए जा रहे हैं, तो मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर यह कार्रवाई हो रही है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दी कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है, मदरसों की आड़ में जिस तरह जमीन के गोरख धंधे का आरोप अब तक लगता आया है कुछ मदरसों पर, तो ऐसे में धर्म की आड़ में जमीन पर कब्जा करने का खेल जो अब तक चलता आ रहा था वो अब संभव नहीं हो पाएगा। धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की भी कोशिश की जा रही थी। अवैध मदरसों की फंडिंग की अब जांच इस कार्रवाई के तहत होने वाली है, यानी जिला स्तर की कमेटी अब जांच करेगी फंडिंग को लेकर के। तो फिलहाल अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को ही रिपोर्ट सौंपेंगे। फंडिंग का पता लगने के बाद से होगा लीगल एक्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश जारी किए। सीमा से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे और मदरसों के स्रोतों और साथ ही उद्देश्यों की जांच की जानी है। उधम सिंह नगर में कुल 64 ऐसे मदरसे हैं जिन पर इस वक्त ताला लग चुका है। देहरादून में 44 मदरसों को फिलहाल सील कर दिया गया है और हरिद्वार में कुल 26 मदरसे बताए जा रहे हैं जिनको सील कर दिया गया, यानी उस पर भी ताला लग चुका है। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ 2 मदरसे ऐसे हैं जहां ताला लगाया गया है। मदरसों पर कार्रवाई से इस वक्त मुस्लिम संगठनों में रोष देखने को मिल रहा है। मुस्लिम संगठनों ने मदरसों पर कार्रवाई की आलोचना इस वक्त की है, लेकिन जिस तरह लगातार ऐसे मदरसों को चिन्हित करते हुए उन पर ताला लगाया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है।
हरिद्वार में अवैध मदरसों पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में पहुंची प्रशासन की टीम ने यहां अवैध मदरसों को सील किया। दस्तावेजों की गहन जांच की गई है, वहीं स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। अब्दुल कलाम आजाद के नाम से और यहाँ पर जो ना आज जो कागजी कार्रवाई हुई है, इस मदरसे को सीज किया गया है और मैंने ऑफिसर से मालूम किया कि भाई सीज क्यों किया जा रहा है, कि यहाँ पर मान्यता नहीं है। तो मैंने कहा सर इसके लिए मान्यता नहीं है, लेकिन जब मान्यता मदरसा बोर्ड वाले दे नहीं रहा तो हम मान्यता ले कहाँ से ले? शिक्षा विभाग वाले मान्यता देते नहीं मदरसों को, ओनली मदरसा बोर्ड देता है। और वहाँ पर जो है ना कंटिन्यू 5-6 साल हो गए, अब तक जो है ना कोई मीटिंग ओनली फरवरी में हुई थी 2019 से लेकर के फरवरी 2025 में। अब फाइल लगा के वहाँ पर क्या फायदा होता है, वहाँ पर फाइल वैसे ही पड़ी रहती है, कोई मान्यता नहीं देते। इसलिए हमने सोचा कि अपने बच्चों को यहाँ पर अपनी जो धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक किताबें, उन किताबों को पढ़ाई जाए और जो बाकी हिंदी किताबें हैं उनको भी पढ़ाया जाए और बाकी स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन करा दिया जाए। ऐसा ही हमने कर रखा है। तो उसके संबंध में आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम लोग राजस्व विभाग से तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि ये जो मदरसा है बिना पंजीकरण के संचालित है। तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से नोटिस भी दिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। जब तक इनका पंजीकरण नहीं होता है तब तक के लिए इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। कार्रवाई ये औरंगजेब और हिटलर शाह जैसे जो फरमान ये सरकार सुना रही, उनकी हिरस कर रही, तो सरासर हम उसका विरोध करते हैं और सरकार की नीतियों के इस विरोध में जो देश में अराजकता और अशांति फैल रही है, ये विकास के मुद्दों को भटकाकर, विकास के मुद्दों पर शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, इनसे हटाकर औरंगजेब मदरसे हिंदू मुसलमान। उत्तराखंड में लगातार ही अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अगर उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों की बात की जाए तो अभी तक 136 से ज्यादा जो मदरसे ऐसे हैं प्रशासन के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। खासकर अगर हरिद्वार की बात भी की जाए तो हरिद्वार जिले में भी 60 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं, उनको चिन्हित किया गया है और प्रशासन एक के बाद एक उन पर कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त हम हरिद्वार के सलेमपुर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रशासनिक अमला है यहाँ भारी संख्या में पहुंचा है। हालांकि जब इस तरह की मदरसों पर कार्यवाही होती है तो किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसी को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस बल है, वो तैनात रहता है। देख सकते हैं इस मदरसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जो प्रशासनिक टीम है, तहसील की टीम की बात की जाए या फिर पुलिस के अधिकारियों की बात की जाए तो तमाम जो टीम है वो अंदर वार्तालाप कर रही है और जो मदरसा संचालक है उनसे कहीं ना कहीं मदरसे के एक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अगर वो दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर यहाँ एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। इसके अलावा इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ जारी है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। देहरादून से चारधाम यात्रा को लेकर के एक बड़ी खबर है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। चारधाम यात्रा मार्ग पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती रहेगी। यात्रा मार्गों पर रोटेशन के आधार पर ही ड्यूटी तैनात होने वाली है। केंद्र सरकार से भी 25 से 30 डॉक्टरों की मांग इस वक्त की गई है। चारधाम यात्रा में 1200 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती रहेगी। तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के धामी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं यात्रियों के कुशल स्वास्थ्य को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड में इस वक्त काम कर रहा है। लोगों ने नामित कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको बाहरी जिले से भी हम डॉक्टर्स मंगाते हैं, कुछ हम मेडिकल कॉलेज से मंगा रहे हैं और कुछ इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने जो डिमांड करी है अराउंड 25-30 के अराउंड कि हमको विशेषज्ञ वो भी दें, जैसे फिजिशियन है या सर्जन है, ऑर्थो है और गायनी। तो 4 स्पेशलिस्ट की डिमांड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुई है बात। उत्तराखंड के रुड़की से बड़ी खबर है, जहां तमंचा लेकर के परीक्षा देने पहुंचा 11वीं का छात्र स्कूल में अफरा तफरी इस दौरान मच गई। पुलिस ने मामला इस वक्त दर्ज कर लिया है और ये जानकारी दे दे कि मामला इंटर कॉलेज में उस वक्त सामने आया जिस वक्त कई छात्रों की ओर से भागदौड़ करते हुए देखा गया। यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक छात्र अचानक से तमंचा लेकर के परीक्षा देने पहुंच गया। इसके बाद से आनन फानन में ही पुलिस को इस बात की सूचना जारी की गई और मौके पर पुलिस की टीम यहां जब पहुंची तो छात्र को हिरासत में लिया गया है। वहीं छात्र के नाबालिग होने पर हिदायत देकर के उसे परिजन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान कॉलेज में नकल रोकने के लिए गठित उड़न दस्ता ने एक छात्र की तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा बरामद हुआ, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला।
मामला कल एग्जाम जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है वो टीम जब चेकिंग के दौरान उनको ये दिखा कि कोई बच्चा जो एज ए एग्जामिनी वहां बैठा है उसके पास कोई अवैध शस्त्र है, तो उस शस्त्र को लेकर के उन्होंने उस टीम ने उस बच्चे के साथ शस्त्र के साथ हमारी पुलिस थाने में अप्रोच करी, लक्सर थानों में। तो चूंकि एक अवैध शस्त्र को लेकर मामला था, वो बच्चा नाबालिग है ऐसा तथ्य प्रकाश में आए, तो उसमें आगे जो लीगल कार्रवाई वो चल रही। तो लक्सर में दो पक्षों के बीच झड़प देखने को मिली है। होली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा है। एसएसबी डीआईजी को पत्र लिख करके एक्शन की मांग की गई है। लक्सर के बहालपुरी गांव में होली पर हुए विवाद के चलते एक पक्ष के कई लोगों ने दूसरे पक्ष की एक महिला समेत 3 लोगों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित पक्ष द्वारा मामले की शिकायत पुलिस से इस वक्त की गई है, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर न तो अभी मुकदमा दर्ज किया और न ही हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवार ने अब एसएसबी और डीआईजी को पत्र भेज करके आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। साथ ही लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी की है। चाची जी हैं और इनके साथ में 14 तारीख की शाम को कुछ लड़के शराब पी के आए इनके घर पे। इन्हें बाहर खींच के इनके साथ मार पिटाई की और मार पिटाई करने के बाद इनके कपड़े कुपड़े फाड़ दिए। तब ये चिल्लाई, गांव में हमें पता लगा तो हम आए, हमारे साथ भी मारपीट की, गाली गलौज की और उसके बाद कहने लगे कि हम तुम्हारी उनके पास कोई अश्लील वीडियो होगी इनकी, जिसको बोल रहे हैं कि हम इसे यूट्यूब पे फेसबुक पे वायरल कर देंगे। तो उसके बाद ये शिकायत करने के लिए भी जा रही थी शाम के टाइम उसी दिन, तो उन्होंने इनका रास्ता रोक के इन्हें जाने नहीं दिया। उसके बाद ये सुबह को 15 तारीख को चौकी में गई रिपोर्ट करने के लिए। चौकी में रिपोर्ट की और थाने में भी रिपोर्ट की इन्होंने। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं लक्सर में प्रशिक्षण लाभार्थी महिलाओं को प्रोत्साहन और महिलाओं को बांटी गई सिलाई मशीन किट। ब्यूटी पार्लर की महिलाओं को ब्यूटिशियन किट दी गई है। सीएम महिला सतत आजीविका योजना के तहत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की संचालित मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना अंतर्गत लोकप्रिय सेवा समिति के माध्यम से लक्सर में वीडियो ब्लॉग की 150 सिलाई और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण लाभार्थी महिलाओं को सिलाई मशीन और ब्यूटिशियन किट वितरित की गई। इस विशेष कार्यक्रम में बाल विकास विभाग से जिला परियोजना अधिकारी सुलेखा सहगल और लक्सर नगर पालिका चेयरमैन संजीव रीतू और एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार ने मुख्य रूप से शिरकत की। हमारा मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना है, उसमें लोकप्रिय सेवा समिति ने पिछले दिनों में ये ब्यूटिशियन और सिलाई का प्रशिक्षण दिया था बालिकाओं को, तो उनकी किट वितरण का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। वही किट वितरण का कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं और किट वितरण के बाद हम उम्मीद करेंगे कि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और जीविका अर्जन करके अपने परिवार का भी सहयोग करेंगी और खुद को भी सशक्त बनाएंगे। सरकार के इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। सरकार जो महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है और आत्मनिर्भर बनाने का जो यह योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है हमारी माननीय मंत्री महोदया की, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी का विशेष सपना रहा है और उसके लिए मैं रेशु चौधरी लोकप्रिय सेवा समिति से और हम लोग मैम के साथ में मिलके ये किट वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी महिलाओं को ये किट जो मिल रही है। तो मसूरी में करीब 3.25 करोड़ की लागत से बन रहे मोतीलाल नेहरू मार्ग के कार्य की गुणवत्ता को लेकर के लोगों में इस वक्त नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल लोगों की नाराजगी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर के उठाए जा रहे सवालों के बारे में जानकारी ली। साथ ही सड़क के निर्माण में गुणवत्ता के समझौते न होने देने की बात भी कही। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और पेटवाल का ये कहना था कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर के सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं। साहब पहुंचे थे, पीडब्ल्यूडी के जेई मेट सब आज पहुंचे हुए थे और हमारी चेयरमैन साहिबा भी पहुंची हुई थी और हमने उनको सब समझा दिया, जो कमियां थी वो भी बता दी और एक्शन साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम जितनी कमियां इसको पूरा करेंगे और ढंग से यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में मुझे नहीं लगता कि नाली बनाई जा रही थी, पर बनाई जा रही है अब। और कलवर्ट भी देखे गए हैं कि कहाँ पर पानी जाएगा, ऐसा नहीं कि पानी बना के और सड़क पे ही आ जाएगा।
तो 2-3 कलवर्ट हैं वो भी बनाए जाएंगे। और जो देहरादून से 40 किलोमीटर दूर आसन वेटलैंड विदेशी पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी स्थल है। हर सर्दी हजारों पक्षी यहां आते हैं और मार्च में तापमान बढ़ते ही अपने पुराने आशियाने को लौट जाते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमित रावत की रिपोर्ट। प्रवासी पक्षियों का जो मूवमेंट होता है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मूवमेंट करते हैं, वो काफी हद तक पर्यावरण और जो टेम्परेचर है या जो क्लाइमेटिक जो जैसा वातावरण होता है उसके कारण ये इनके माइग्रेटरी पैटर्न्स डिटरमाइन होते हैं उससे। तो इस बार काफी शुरुआती दिनों में दिसंबर में काफी अच्छा स्नोफॉल भी हुआ था उच्च हिमालय क्षेत्रों में, और विंटर जो है काफी अच्छा क्लाइमेट था उस समय, जिस कारण काफी अच्छी तादाद में प्रवासी पक्षी असम बराज में भी आए थे। जनवरी 2019 को जो हमारी वाटरफाउल सेंसस हुई थी उसमें भी काफी 117 स्पीसीज के 5000 से अधिक जो है पक्षी का काउंट हुआ था। तो काफी अच्छा इस बार सीजन था। अभी भी इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।